हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंडली पढ़ाई के अंदर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैटेलाइट। क्या है हमारा? सैटेलाइट क्या होता है? तो आज सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट ऑब्जेक्ट है जो एक बिगर ऑब्जेक्ट के अराउंड में कंटिन्यूसली रोटेट करता है। जैसे हमारे पास क्या होगी? अर्थ हो गई। अर्थ के अराउंड में कंटिन्यूसली कौन रोटेट करता है? मून रोटेट करता है। तो मून क्या है? कि सैटेलाइट है अर्थ का। मतलब व्हेन ए बॉडी continuously revolves around a much larger body in a fixed orbit। जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है अपने से बड़ी ऑब्जेक्ट के अराउंड में कंटिन्यूसली रोटेट करता है एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? उस चीज़ का सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट जो है आपके पास में वो दो तरह के हैं। फर्स्ट है आपका नेचुरल सैटेलाइट। कौन सा? नेचुरल सैटेलाइट विच आर क्रिएटेड बाई नेचर। विच आर क्रिएटेड बाई नेचर, जो नेचर के थ्रू क्रिएट किए गए हैं। जैसे मून एग्जाम्पल है किसके लिए? अर्थ के लिए। मून किसका सैटेलाइट है? अर्थ का है, जो नेचर में क्रिएटेड है। सेकंड जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। कौन सा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होता है विच आर मेड बाय मैन। मतलब मैन ने उसको बनाया, फिर उसको किसी ऑब्जेक्ट के अर्थ के अराउंड में रोटेट करना, उसको ऑर्बिट में डाल के उसको रोटेट कराया, रिवॉल्व करवाया अर्थ के अराउंड में, तो क्या कहता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो द सैटेलाइट विच इज मेड बाय मैन, जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है, कौन सा होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमारे पास 1957 में रूस ने सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ा, स्पुतनिक फर्स्ट। क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट जो छोड़ दिया था। और इंडिया ने 1975 में हमारा पहला ऑर्बिट, पहला सैटेलाइट छोड़ा था। वो कौन सा था? आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। सैटेलाइट जो कोई ऑब्जेक्ट है अपने से मच लार्जर ऑब्जेक्ट के अराउंड में कंटिन्यूसली रोटेट करता है, तो सैटेलाइट बोला जाता है। नेचुरल सैटेलाइट विच आर क्रिएटेड बाय नेचर, जो नेचर ने क्रिएट किया उसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द सैटेलाइट विच इज मेड बाय मैन, जो मैन ने बनाया है। जैसे हमारे पास में सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो कौन सा था? 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट, 4 अक्टूबर को था। वैसे 4 अक्टूबर 1957 को। और 1975 में आर्यभट्ट इंडिया ने सबसे पहला छोड़ा हमारे पास सैटेलाइट को, हमारे पास में लॉन्च किया था इंडिया ने। और स्पुतनिक फर्स्ट रसिया ने किया था। किसने? रसिया ने। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया? हमने अर्थ ले लेते हैं। अर्थ के ऊपर हमने क्रिएट किया टावर। अर्थ के ऊपर हम क्या बनाएंगे? क्या टावर बनाएंगे जिसकी हाइट ग्रेटर देन हाइट ऑफ अर्थ एटमोसफियर है। मतलब अर्थ के एयर, हमारे जो एयर है सराउंडिंग द अर्थ है, उससे ज़्यादा हाइट किसकी होनी चाहिए? टावर की होनी चाहिए। और ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो करना है एट पॉइंट पी, उसको कहाँ पर रखा हमने? पॉइंट पी पे, ऑन द टॉप ऑफ द टावर। हमने कहाँ पर रखा? टॉप ऑफ द टावर। नाउ थ्रो द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर। ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया विद सम वेलोसिटी, इट स्ट्राइक एट पॉइंट A1। नीचे पैराबोलिक पाथ लेगा, नीचे A1 पॉइंट पे जाके फॉल कर जाएगा। नाउ अगेन थ्रो द सेम पार्टिकल्स को वापस ऊपर लेके उसको फिर से थ्रो किया विद इंक्रीज वेलोसिटी को, स्पीड हमने क्या कर दिया? इंक्रीज। स्ट्राइक एट पॉइंट A2, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा A2 पॉइंट पे। कंटिन्यूसली स्पीड को हमने इंक्रीज किया ऑब्जेक्ट की, फिर से थ्रो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। एट लास्ट स्पीड हम लगातार कंटिन्यूस स्पीड को बढ़ाते रहेंगे। एट लास्ट स्पीड कम, एक लास्ट में कैसी स्पीड आ जाएगी? एट विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट रोटेटिंग। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रोटेट करना स्टार्ट कर देगा अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड में रोटेट करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। और इस स्पीड को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल स्पीड। तो देखो हमने क्या किया? टावर क्रिएट किया, टावर से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद सम वेलोसिटी, it strike at point A1. Now I increase the velocity, it strike at point A2. At last speed कम, लास्ट में कैसी स्पीड आएगी? एट विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जो सैटेलाइट हो अर्थ के अराउंड में रोटेट करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। एंड दिस मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट, जो मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है टू पुट ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट को डालने के लिए इनटू इट्स ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट में, दिस स्पीड इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। क्या बोली जाती है? ऑर्बिटल स्पीड। इसका प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट है। वैसे आपके पास में ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम इतना बड़ा टावर बनाएं, इसलिए हम रॉकेट्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? रॉकेट्स का यूज़ करते हैं। रॉकेट्स के थ्रू हम क्या है? रॉकेट्स की हेल्प से हम सैटेलाइट्स को अपर हाइट तक लेके जाते हैं, फिर उसको थ्रो करते हैं, एक तरीके से उसके ऑर्बिट में डाल देते हैं, जिसमें रोटेट करना स्टार्ट कर देता है अराउंड द अर्थ। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं मिनिमम वेलोसिटी के साथ, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं
इस टावर से और वो अर्थ के अराउंड में रोटेट करना शुरू कर दे, वो वेलोसिटी कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में पुट करने के लिए, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड में किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में डालने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलोगे। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो कंसीडर अर्थ, हमारे पास क्या है? अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ ओ, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम। लेट सैटेलाइट इज रोटेटिंग एट हाइट एच, कितनी हाइट पे रोटेट करा वो? एच हाइट पे क्या करा? रोटेट करा अराउंड द अर्थ। मतलब जो ऑर्बिट की हाइट है अर्थ के सरफेस से, वो कितनी हाइट पे है? एच हाइट पे अर्थ सरफेस से। तो ये इसके अराउंड में क्या करेगा? रोटेट करेगा। किसके अराउंड में? कंटिन्यूसली इसके अराउंड में क्या करेगा? ये रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो इसमें क्या रहेगा आपके पास में? अर्थ के अराउंड में यहाँ से सैटेलाइट क्या करेगा? रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से सैटेलाइट क्या करेगा? अर्थ के अराउंड में कंटिन्यूसली ऐसे घूमता हुआ अर्थ के अराउंड में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये अर्थ का और ये सैटेलाइट का ऑर्बिट हो गया आपके पास में। ये सैटेलाइट क्या है? ऑर्बिट है। तो अर्थ है, सेंटर ओ, मास एम, रेडियस ऑफ अर्थ आर, सैटेलाइट है एट पॉइंट ए मान लेते हैं, कितनी हाइट पे? एच हाइट पे रोटेट करा अराउंड द अर्थ। तो यहाँ एक बात देखो, जो और सैटेलाइट है वो आर प्लस एच हाइट, टोटल आर प्लस एच हाइट पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे हाइट पे है? आर प्लस एच हाइट पे है। मतलब जिस सर्कल में वो रोटेट कर रहा है उस सर्कल की रेडियस कितनी है? आर प्लस एच है। क्या है? आर प्लस एच। और सैटेलाइट का मास मान लेते हैं स्मॉल एम। और जिस वेलोसिटी के साथ हमने थ्रो किया ये अराउंड में रोटेट करना स्टार्ट करेगा अर्थ के, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसको वी नॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वी नॉट। देखो कोई भी सैटेलाइट हो अर्थ के अराउंड में रोटेट कर रहा है, वो रोटेट कर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? जी m1, मतलब फर्स्ट मास ऑब्जेक्ट अर्थ, सेकंड मास ऑब्जेक्ट स्मॉल एम, टोटल हाइट कितनी होगी जिसमें जितना फोर्स लग रहा है? आर प्लस एच, आर प्लस एच का स्क्वायर, जी एम एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। तो जो आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स आया आपका वो क्या है? जी एम एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या कर रहा है? सैटेलाइट रोटेट कर रहा है अराउंड द अर्थ। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में रोटेट करता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी स्क्वायर, वी नॉट हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और रेडियस, रेडियस कितनी है? आर प्लस एच। स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो जाएगा? कैंसिल। आर प्लस एच से आर प्लस एच भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। मुझे चाहिए यहाँ से वी नॉट, वी नॉट स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा? जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर। अगर मैं इस साइड से लेके जाता तो वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास में? स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा, जी एम बाई आर प्लस एच। एक तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में रोटेट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा? जी एम एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अराउंड में, अर्थ के अराउंड में रोटेट कर रहा है। और कभी भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसमें कौन सा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी इक्वल रख दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से वी नॉट हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गई, सैटेलाइट आ गई हमारे पास में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी देखो जो आंसर आया हमारे पास में वो आया है वी नॉट इज इक्वल टू रूट जी एम बाई आर प्लस एच। अगर हाइट ऑफ सैटेलाइट बहुत ज़्यादा स्मॉलर हो जाए अर्थ की रेडियस से, और आपको पता है जी किसके इक्वल होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी एम किसके इक्वल रहेगा? जी आर स्क्वायर के। जी एम किसके इक्वल रहेगा? जी आर से। तो जी एम की जगह क्या पुट कर सकते हो? जी आर स्क्वायर। तो वी नॉट एज इट इज, जी एम की जगह क्या पुट करोगे? जी आर स्क्वायर। क्या पुट करोगे? जी आर स्क्वायर। एच हाइट वेरी स्मॉल होगी तो नेग्लेक्ट कर सकते हो इसको। तो यहाँ सिंपली क्या रहेगा? आर, आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो वेलोसिटी जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? रूट जी आर। जी की वैल्यू कितनी आपको पता? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रेडियस ओवर 6.4 इंटू 10 की पावर है 6 मीटर।
अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नियरली आएगा 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास में है और सेटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड में रोटेट कर रहा है कितनी हाइट पे, सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पे। तो टोटल जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है उसकी रेडियस, जिस ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है उसकी रेडियस कितनी रहेगी, r प्लस h रहेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को हमने इक्वल रख दिया और यहाँ से हमने वी नोट को निकाल लिया। जीएम की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हो, जी आर स्क्वायर। जीएम की जगह क्या पुट कर रहे हो, जी आर स्क्वायर। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, रूट जी आर बच जाएगा जब एच हाइट नेग्लेजिबल होगी। हाइट क्या होगी, नेग्लेजिबल होगी। तो ये आपके पास क्या रहेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी रहेगा। अब इसके बाद में आता है आपके पास टाइम पीरियड। क्या आता है, टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट। सेटेलाइट के लिए क्या निकालोगे, टाइम पीरियड निकालोगे। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं, टी से। टाइम पीरियड का मीनिंग है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जो सेटेलाइट टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय सेटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड में रोटेट करने में जो टाइम लेगा उसको क्या बोलोगे, टाइम पीरियड। जब कोई देखो यहाँ से हमने इसको किस में रोटेट करा था, सर्कल में। किस में रोटेट करा है हमने इसको, सर्कल में। और सर्कल के लिए क्या होती है डिस्टेंस, 2 पाई आर। आर आपका कितना है सर्कल के लिए, आर प्लस एच। कितना है, आर प्लस एच। तो डिस्टेंस जो कवर की है वन रोटेशन के अंदर वो क्या रहेगी, 2 पाई आर। मतलब सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस कितनी रहेगी, 2 पाई आर प्लस एच। रेडियस कितनी है, आर प्लस एच रहेगी। तो यहाँ से आपके पास टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी, 2 पाई आर प्लस एच। और जो आपके पास में स्पीड है ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट मान लेते हैं। टाइम एज इट इज 2 पाई आर प्लस एच को भी हम एज इट इज रख लेते हैं। वी नॉट की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, जी एम बाई आर प्लस एच। जी एम बाई आर प्लस एच जो मैंने बोला था इसको याद रख लेना, रूट जी एम बाई आर प्लस एच। ये वैल्यू हमने पीछे निकाल ली थी। तो इसको वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, क्योंकि टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी क्या, सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर प्लस एच। और जो आपके पास में स्पीड है वो कितनी है, रूट जी एम बाई आर प्लस एच। तो इसको ऐसे लिखना है, 2 पाई आर प्लस एच एज इट इज। ये स्टेप आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी, लेकिन समझाने के लिख रहे हैं। आर प्लस एच डिवाइड के अपर साइड चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, जी एम। क्या रह जाएगा, जी एम आपके पास। अब आपको पता है स्क्वायर में देखो, आर स्क्वायर अगर होता है तो उसमें रूट में से बाहर आर आएगा। तो अगर मैं इसी आर को दोबारा से अंदर लेके जाऊंगा तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आर प्लस एच है, आर प्लस एच की पावर 1 यहाँ है। तो ये 1 अंदर जाके आर प्लस एच का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस एच स्क्वायर। ये सिर्फ इसके लिए होगा जब हम इसको रूट के अंदर लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर इसको लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर। और एक आर प्लस एच की पावर 1 पहले से ही है, तो आर प्लस 1 पावर 1 और आर प्लस एच स्क्वायर, तो आर प्लस एच क्यूब हो जाएगा। तो 2 पाई रूट आर प्लस एच क्यूब बाई जी एम। ये आपके पास आ गया टाइम पीरियड। अब देखो यहाँ से आपके पास में आपको पता है जी किसके इक्वल था, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर। तो जी एम किसके इक्वल हो जाएगा, जी आर स्क्वेयर के। तो पुट कर दें यहाँ पे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई रूट आर प्लस एच क्यूब बाई जी एम की जगह क्या पुट कर सकते हो, जी आर स्क्वेयर। क्या पुट करोगे, जी आर स्क्वेयर। ये आपका टाइम पीरियड का एक फार्मूला आ गया। अब अगर ये यहाँ कहता हूँ हाइट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट नेग्लेजिबल हो जाएगी। तो हाइट को नेग्लेक्ट कर दें, 2 पाई रूट, हाइट नेग्लेक्ट होगा तो आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब बाई जी आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा रिमेनिंग, 2 पाई बाई जी, आर बाई जी। ये आपका क्या आ जाएगा, टाइम में पीरियड आ जाएगा किसके लिए, सैटेलाइट के लिए, अगर हाइट को हम एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ नेग्लेक्ट करते हैं। एक ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास में, एक ये रहेगा। देखो अगर आप चाहते हो मास को डेंसिटी में बदल सकते हो के अकॉर्डिंग। अगर आप आंसर निकालना चाहते हो, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अर्थ के लिए वॉल्यूम क्या रहेगी, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप अकॉर्डिंग टू डेंसिटी आंसर निकालना चाहते हो तो मास की जगह पे रहो 4/3 पाई आर क्यूब पुट कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। अदरवाइज आपके पास टाइम पीरियड के लिए क्या रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सरकमफ्रेंस के इक्वल रहेगी, 2 पाई आर प्लस एच बाई वी नॉट।
टाइम पीरियड का था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। ये अंदर जाके क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा टोटली मिला के, आर प्लस एच क्यूब जी एम बाई जी एम की जगह क्या पुट करोगे जी आर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। और अगर एच को हम नेगलेक्ट करते हैं, एच क्या करते हैं हमें नेगलेक्ट, आर स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ टू पाई रूट आर बाई जी, ये क्या आएगा आपका टाइम में पीरियड आएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइट ऑफ सैटेलाइट। क्या रहेगा आपका हाइट ऑफ ए सैटेलाइट। हाइट ऑफ ए सैटेलाइट ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो अभी हमने टाइम पीरियड निकाला है, क्या निकाला था टाइम में पीरियड, और टाइम का जो फॉर्मूला है आपके पास में 2 पाई रूट आर प्लस एच क्यूब बाई जी आर स्क्वायर आया था आपके पास में, ये आप यहाँ देख सकते हो, ये आपके पास फार्मूला गिवन था जो हमने निकाला 2 पाई रूट आर प्लस एच क्यूब बाई जी आर स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला आया ना। तो अगर मैं इन दोनों साइड स्केयरिंग करता हूँ, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग ए बोथ ए साइड्स, अगर दोनों साइड स्केयर करता हूँ, टाइम के लिए टी का स्केयर हो जाएगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा 4 पाई के लिए पाई स्केयर, स्केयर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा आर प्लस एच क्यूब बाई जी आर स्केयर, ये रहेगा आपके पास में। अब मुझे चाहिए हाइट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं अगर आर प्लस एच क्यूब को एज इट इज रखता हूँ, जी आर स्केयर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई जरा जी आर स्केयर इंटू टी स्केयर, 4 पाई स्केयर मल्टीप्लाई था वो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में चला गया। अब यहाँ से अगर मैं आर प्लस एच निकालता हूँ, पावर को उधर लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा जी आर स्केयर टी स्केयर बाई 4 पाई स्केयर होल का क्यूब रूट हो जाएगा, 1/3 पावर हो जाएगी, 3 है क्यूब है उधर जाए क्यूब रूट 1/3 हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए सिर्फ हाइट, तो जी आर स्केयर टी स्केयर बाई 4 पाई स्केयर होल पावर करेगा 1/3, और ये आर प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो ये हाइट ऑफ सैटेलाइट को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला रहेगा हाइट ऑफ सैटेलाइट में। अब इसके बाद में आपके पास में आता है एंगुलर मोमेंटम, क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट होता है, फॉर्मूला क्या होता है एम वी आर। अब वेलोसिटी हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मास एम एच टी, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपकी क्या थी जी एम बाई आर प्लस एच, अब रेडियस क्या थी आपकी आर प्लस एच थी, तो एम एच टी स्केयर अंदर जाके हो जाएगा, यहाँ से सॉरी इसको रूट जी एम एम अंदर जाके हो जाएगा एम का स्केयर हो जाएगा, कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट, एम अंदर एम स्केयर हो जाएगा। ऐसे ही आर प्लस एच, और अगर मैं आर प्लस एच को भी अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्केयर, आर प्लस एच से आर प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो रूट जी एम एम स्केयर इंटू आर प्लस एच, जी एम की जगह जी आर स्केयर भी पुट कर सकते हो, आपको पीछे हमने इसी टॉपिक से पीछे हमने निकाला था, जी एम की जगह पे आप जी आर स्केयर पुट कर सकते हो। और जो आपकी बुक्स हैं मोस्टली उन बुक्स में आर प्लस एच की जगह पे स्मॉल आर पुट किया गया है, तो स्मॉल आर को देख के आपको दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी कि आर क्या आएगा, स्मॉल आर प्लस एच की जगह ही लिखा गया है, ये क्या रहेगा आपका एंगुलर मोमेंटम रहेगा। इसके बाद में आपके पास आते हैं टोटल एनर्जी, क्या आती है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो एनर्जी टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ ले दोबारा लेते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला आपको पता है, पीछे भी निकाला था, पीछे वाले जो लेक्चर था उसके अंदर हमारे पास माइनस के जी एम एम बाई आर, आर आपका कितना था आर प्लस एच है, ये तो आपकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर, क्या होता है हाफ एम वी स्केयर, तो वेलोसिटी का स्केयर कर दें ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो हाफ एम एच टी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास में रूट जी एम बाई आर प्लस एच, इसका स्केयर करते हैं, स्केयर से रूट कैंसिल की, वी का स्केयर था तो इसका स्केयर रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आ गई हाफ जी एज इट इज एम एज इट इज स्मॉल एम बी एज इट इज, और नीचे क्या रहेगा आर प्लस एच, इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। अब देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जोड़ देते हैं तो क्या आएगा टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या है देखो ये प्लस हाफ है, प्लस हाफ जी एम एम बाई आर प्लस एच, और ये -1 है,
GMM/R+H, ये चीज़ें दोनों कॉमन है। एक तो क्या आपके पास -1 और एक क्या +½ एलसीएम लोगे तो -½ रिमेनिंग रहेगा आपके पास में। एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो क्या आएगा -½ तो -K GMM/R+H × 2 यानी 1/2 हो जाएगा आपके पास में। टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी। -K GMM/2 R+H -1/2 को मैंने -π/2 कर दिया आपके पास में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस, हमारे पास -1/2 GMM/R+H ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाला, दोनों को ऐड किया, ये -1 ये +½ तो -½ रिमेनिंग रहेगी आपकी, क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी बाय विच ये अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है टू रिमूव द सैटेलाइट को रिमूव करने के लिए फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट से। सैटेलाइट को हमें क्या करना है, देखो सैटेलाइट यहाँ कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है और सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से बाहर निकालना है, बाहर निकल जाए, इसको छोड़ के बाहर निकल जाए, तो मिनिमम हमारे पास जो एनर्जी होती है या जो वर्क डन हम करते हैं किसको निकालने के लिए, सैटेलाइट को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए कहाँ से, उसके ऑर्बिट से। मिनिमम वेलोसिटी सॉरी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ है वर्क डन टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से निकालने के लिए जो मिनिमम वर्क डन होता है या जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो देखो टोटल एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन हमारे पास सैटेलाइट के पास है, -K ½ GMM/R+H। अगर मैं इतनी एनर्जी पॉजिटिव दे दूँ उसको तो उसका आपके पास में क्या हो जाएगा, उसका माइनस वो 0 हो जाएगा, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 और वो अट्रैक्शन से फ्री आउट हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं इस टोटल एनर्जी को प्लस में लिख लेता हूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी में, तो ½ GMM/R+H ये आपका क्या रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका देखो जियो माने अर्थ, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में, जो अर्थ के रिस्पेक्ट में आपको रेस्ट में दिखाई दे उनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब अगर आपने उसको किसी टाइम पे इस पॉइंट पे देखा, यहाँ पर आप बैठे हो, ऑब्जर्वर ने यहाँ पर सैटेलाइट को देखा, तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे वैसे अर्थ भी रोटेट करेगी, तो ये अर्थ की रोटेशन के साथ ही रोटेट करेगा, जिससे सैटेलाइट आपको फिक्स दिखाई देगी पोजीशन पे, इसलिए इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी फिक्स्ड एट वन पॉइंट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। जो अर्थ के ऊपर एक ऑब्जर्वर है उसको हर पॉइंट हर बार क्या दिखाई दे, सेम पॉइंट पर ही दिखाई देता रहे। जब तक ऑब्जर्वर वहीं पर बैठा बैठा उसको देखता रहेगा तब तक उसकी पोजीशन सैटेलाइट की वही रहेगी, जब तक आपका ऑब्जर्वर पोजीशन चेंज ना करे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जाता है। जो जियो स्टेशन सैटेलाइट होता है वो इक्वेटर के राउंड में रोटेट करता है। देखो ये तो है आपकी अर्थ, ये तो क्या है आपकी अर्थ है, जो ये तो आपकी अर्थ होगी। अब जो जियो स्टेशन सैटेलाइट है वो ऐसे रोटेट करेगा इक्वेटोरियल प्लेन में। कौन से प्लेन में रोटेट करता है, इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट करता है। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, इसी तरीके से जियो स्टेशन सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। कौन से प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में। मतलब ये अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है। इक्वेटर का आपको पता है, इक्वेटर अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, एक नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। हमारे पास अपर साइड क्या होता है, नॉर्थ क्या लेते हैं, हमें साउथ लेते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेटोरियल प्लेन में जो सैटेलाइट रोटेट करता है उसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका दूसरा नाम है जियो साइक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, ये इसके दो नाम रहेंगे। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है इट शुड रिवॉल्व, वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में कोसेंट्रिक। ये ऐसे ऑर्बिट में रोटेट करेगा जो कोसेंट्रिक हो एंड को प्लेनर होता है विद इक्वेटर। ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा आएगा इक्वेटर, क्या है आपके पास में यहाँ पे इक्वेटर आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। इक्वेटर टू द अर्थ, जो अर्थ का इक्वेटर का जो सेंटर है, इक्वेटोरियल प्लेन का जो सेंटर है वही सेंटर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऑर्बिट का रहेगा। इसके बाद में इट इज़ अ सेंस ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम एज दैट ऑफ द अर्थ। इसकी सेंस ऑफ रोटेशन वही है जो अर्थ की है। अर्थ की सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, वेस्ट टू ईस्ट ही रहेगी रोटेशन की। इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ शुड बी एग्जैक्टली सेम। इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का जो टाइम है अर्थ के अराउंड में रोटेट करने का वो सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते कितने घंटे में, 24 आवर्स में। अर्थ अपने एक्सिस पे खुद से अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग 24 आवर्स में एक रोटेशन पूरी करते हैं। ये भी 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करेगा अराउंड द अर्थ।
और ये शुड बी हाइट, इसकी हाइट नियरली क्या होती है 36,000 किलोमीटर होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए अर्थ। अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे होगा, ये लगभग लगभग आपका 36,000 किलोमीटर हाइट के ऊपर रहेगा। इसके बाद साथ साथ में आपके पास के कुछ यूजेज हैं। यूजेज में क्या, इन कम्युनिकेशन रेडियो टीवी एंड टेलीफोन सिग्नल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ये इन सभी के सिग्नल्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। इन स्टडिंग अपर डिजाइन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसके अपर लेयर्स को पढ़ने में भी हम किसका यूज करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। इन फोरकास्टिंग वेदर मौसम की जानकारी देने में भी हम इसका यूज करते हैं। इन डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशन ऑफ द अर्थ के एग्जैक्ट शेप और डायमेंशंस वगैरह पता करने में भी हम इसका यूज करते हैं हमारे पास में। इसके बाद में यहाँ पर दिक्कत में ये थोड़ा सा ये पेज, तो यहाँ ध्यान रखना, इन डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप क्या है, अर्थ की डायमेंशंस क्या है, उसको पता करने में किसका यूज करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। मेट्रॉइड्स की स्टडी करने में भी हम किसका यूज करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। इसके बाद में जो आपके पास आते हो आते हैं पोलर ऑर्बिट्स। कौन से ऑर्बिट्स आते हैं, पोलर ऑर्बिट्स आते हैं। जो पोलर ऑर्बिट्स हैं आपके, इसका डायग्राम यहाँ दिखा देते हैं आपको। जो पोलर ऑर्बिट है, देखो जियोस्टेशन सैटेलाइट तो क्या करता है, आपके पास में इक्वेटोरियल प्लेन में ऐसे रोटेट करता है। आपको ऊपर साइड क्या होता है, नॉर्थ पोल, नीचे क्या होता है, अर्थ का साउथ पोल। तो जो सैटेलाइट अर्थ के पोलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, मतलब ओवर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऊपर से नीचे ऐसे रोटेट करेगा, वो कौन सा सैटेलाइट होता है, आपका पोलर सैटेलाइट। कौन सा होता है, पोलर सैटेलाइट होता है। और जो पोलर सैटेलाइट हो पोलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा और नॉर्थ और साउथ पोल्स के ऊपर से रोटेट करेगा। तो पोलर ऑर्बिट्स में रोटेट करता है, उसका आपके पास कौन सा रहेगा, पोलर सैटेलाइट रहेगा आपके पास में। इसकी हाइट लगभग 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर होती है और टाइम पीरियड नियरली 100 से 102 मिनट्स होता है। रेवोल्यूशन मोस्टली बुक्स में यही आपको मिलेगा। तो पोलर सैटेलाइट्स की यूजेस क्या क्या है, पोलर सैटेलाइट्स यूज होते हैं इन वेदर, मौसम में और एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग में। किसमें, मॉनिटरिंग, बार बार कंटिन्यू जल्दी जल्दी ये रोटेट करते हैं और रिलायबल, जो ज़्यादा भरोसेमंद रिलायबल इन्फॉर्मेशन देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बजाय, बिकॉज दे आर क्लोज टू द अर्थ। ये अर्थ के क्लोज में होते हैं। वो कितने किलोमीटर पे था, 36,000 किलोमीटर पे था, ये 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर पे। तो ये मौसम की जानकारी आपको एग्जैक्ट दे पाता है एज कम्पेयर टू द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। दे आर यूज इन स्पाइंग वर्क फॉर मिलिट्री पर्पज, ये कंटिन्यूसली रोटेट करता है तो मिलिट्री इसका यूज करती है स्पाइंग करने में, इंफॉर्मेशंस को गैदर करने में। ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट्स फर्स्ट डिटेक्टेड होल इन द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के अंदर जो होल हुआ उसको भी सबसे पहले पोलर सैटेलाइट्स के हेल्प से ही पता किया गया था। दे आर यूज टू स्टडी टोपोग्राफी ऑफ द मून एंड वीनस एंड मार्स, इनके मून है वीनस मार्स, उनकी टोपोग्राफी को पढ़ने में भी इसका यूज होता है। इसके 2 से 3 आप यूज कर सकते हो। ये आपके पास है ना पोलर सैटेलाइट्स और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट करते हैं, पोलर सैटेलाइट्स पोलर ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं। इनकी हाइट 36,000 किलोमीटर है, जियो स्टेशनरी की, पोलर की 500 to 800 किलोमीटर होती है। जो आपके पास में ध्यान रखना, इसकी हाइट की डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, रोटेशन, प्लेन के रोटेशन। और ये आपके पास रहेंगे पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केपलर लॉज ऑफ ए प्लैनेटरी मोशन। केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अंदर सबसे पहले जो आपके पास रहता है केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर से फर्स्ट लॉ, या इसका नाम देते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ ए ऑर्बिट। ये क्या कहता है, ऑल द प्लैनेट, जितने प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो सन के अराउंड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये सन हो गया आपका, और ये आपका कोई भी प्लैनेट है, और ये प्लैनेट किसके अराउंड में रोटेट करेगा, सन के अराउंड में रोटेट करेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में। कौन से ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट व्हेन सन इज वन ऑफ द फोकी, व्हेन सन इज वन ऑफ द फोकी, मतलब सन एक फोकस है। यहाँ पर आपके 2 फोकस होते हैं, या तो इधर मिलेगा या आपको इधर मिलेगा। सन इनमें एक फोकस के ऊपर मिलेगा, उसको फोकी बोल देते हैं। इतना डिटेलिंग है आपके पास में, बस यही है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट व्हेन सन इज वन ऑफ द फोकी, जब सन किस पे आए, एक फोकस के ऊपर होगा आपके पास में। इस पॉइंट को रेज कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में देखो, ये आपके पास डायरेक्ट लाइन है, लार्जेस्ट लाइन है जो ये, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और ये है आपके पास में
माइनर एक्सिस। क्या है? माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अगर इस मेजर एक्सिस का हाफ करता हूँ, मेजर एक्सिस का क्या करता हूँ मैं? हाफ। इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। और इसको हाफ कर दो, इसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे? सेमी माइनर एक्सिस। देखो सन प्लेनेट किसके अराउंड में रोटेट कर रहा है? सन के अराउंड में। सन के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट जो होता है, इसको पॉइंट पी नाम देते हैं, इसको बोलते हैं पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन। क्लोजेस्ट पॉइंट जो होता है सन की, जब सैटेलाइट सबसे क्लोजेस्ट होता है किसके? सन के, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन। और जब सबसे फारदेस्ट होता है उसको बोलते हैं एपीहीलियन। क्या बोलते हैं? एपीहीलियन बोल लीजिए, एपीहीलियन बोल लीजिए, मर्जी आपकी, स्पेलिंग ठीक रखना। एपीहीलियन आपके पास में ये रहेगा। तो केपलर फर्स्ट लॉ ने क्या आया था? ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट व्हेन सन इज वन ऑफ द फोकी। ये आपके फर्स्ट लॉ है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि ऑर्बिट के बारे में इसने बताया था। इसके बाद में आता है केपलर सेकंड लॉ। केपलर से सेकंड लॉ, या फिर आपके पास में लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया। तो यहाँ से आपके पास में देखो, यहाँ क्या होगा? आपके पास में सन हो गया, और सन के अराउंड में कौन रोटेट कर रहा है? आपके पास प्लेनेट रोटेट कर रहा है। सन को थोड़ा सा और क्लोज इधर बना लेते हैं। यहाँ पे है आपका सन, और यहाँ पर आपका एट एनी टाइम प्लेनेट इज एट पॉइंट P1। प्लेनेट कहाँ है? P1 पॉइंट पे है। तो देखो यहाँ से ये लाइन ज्वाइन करते किसको? प्लेनेट को। किससे? सन से। एक बार इसको बना लेते हैं। लाइन है जो यहाँ से आपके पास किसको ज्वाइन करिए? सन को प्लेनेट से। तो यहाँ से जो प्लेनेट है आपका, वो यहाँ पे चला जाता है एट पॉइंट P2 इन टाइम T। कितने टाइम में प्लेनेट यहाँ से रोटेट करके यहाँ चला गया? T टाइम के अंदर। तो अब ये लाइन ज्वाइन करेगी सन को प्लेनेट से। तो ये लाइन ज्वाइनिंग है किसको? सन को प्लेनेट से। लाइन ज्वाइनिंग द सन टू प्लेनेट्स। सन टू प्लेनेट, सन को प्लेनेट से ये लाइन ज्वाइन करेगी। ये इक्वल एरिया कवर करते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम इक्वल है तो हर बार ये एरिया भी इक्वल ही कवर करेगी। तो मान लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए, किसी टाइम पे आप यहाँ पर थे एट पॉइंट P3, तो ये लाइन ज्वाइन करेगी सन को प्लेनेट से। और जब आपके पास में टी टाइम के अंदर ही, यहाँ भी टी टाइम लिया, P1 से P2 जाने प्लेनेट है, और यहाँ भी P3 से P4 आने में भी इसने क्या किया? टी टाइम ही लिया है प्लेनेट ने। दोनों बार टाइम क्या है? सेम है। P1 से P2 जाने में टाइम सेम है, P3 से P4 जाने में भी टाइम है सेम है। अब ये लाइन ज्वाइन करेगी किसको? सन को प्लेनेट से। लाइन ज्वाइनिंग द सन टू प्लेनेट। लाइन ज्वाइनिंग द सन टू प्लेनेट स्वैप्स आउट, मतलब कवर करती है। स्वैप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम सेम है तो हर बार एरिया क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। देखो टी टाइम में इसने ये एरिया कवर किया आपके पास में, और टी टाइम में ही ये एरिया कवर किया है। तो ये दोनों एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। किसको ज्वाइन किया आपके पास में? लाइन ज्वाइनिंग द सन टू प्लेनेट स्वैप्स आउट, मतलब कवर करते इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, मतलब जो एरियल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? एरियल वेलोसिटी, मतलब एरिया कवर करने की वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी। एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ P1 P2, अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूँ यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस है P1 P2, ये डिस्टेंस स्मॉलर है P3 P4 से। कितने टाइम में डिस्टेंस कवर की हुई है? टी टाइम में। ये डिस्टेंस कितने टाइम में? टी टाइम में। तो जो लीनियर स्पीड है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड। तो यहाँ स्पीड स्मॉलर है किससे? P3 P4 से। तो जैसे स्पीड क्या होती है? चेंज। लीनियर स्पीड चेंज होगी, लेकिन एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये बात ध्यान रखना, लीनियर स्पीड चेंज होती है प्लेनेट की, लेकिन एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये कौन सा लॉ? आपका केपलर सेकंड लॉ। लाइन ज्वाइनिंग द सन टू प्लेनेट, जो लाइन ज्वाइन करती है किसको? सन को। किससे? प्लेनेट से। स्वैप्स आउट ऑफ बनाती है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी। इसके बाद में आपके पास में लास्ट में है केपलर थर्ड लॉ। केपलर से थर्ड लॉ, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। अभी हमने पढ़ा था आपके पास में प्लेनेट है, वो किसके अराउंड में रोटेट करेगा? सन के अराउंड में रिवॉल्व करेगा। ये सन हो गया आपके पास में। अब हमने पढ़ा था यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा एक्सिस था आपका? मेजर एक्सिस था। हमने क्या बोला था? मेजर एक्सिस।
और ये वाला हमने क्या बोला था, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ये हमने बोला था। अगर मैं इसको हाफ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको हो गया सेमी मेजर एक्सिस। क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ को हम डिनोट करते हैं किससे, आर से। किससे, आर से। मान लेते प्लेनेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक बार रिवॉल्व करना पी पॉइंट से, और दोबारा रिवॉल्व करके दोबारा यहीं आ जाता है, तो रेवोल्यूशन के अंदर इसने टाइम लिया, उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। तो ठीक है आपका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब एक रोटेशन का टाइम कितना है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी है। आर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड, स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट, जो स्केयर होता है टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। आर क्या था आपका, सेमी मेजर एक्सिस। स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये आपका केपलर्स का थर्ड लॉ, इसको लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसने टाइम से रिलेशन आपको गिवन किया है। अगर आपको जब कभी भी दो प्लैनेट्स के टाइम पीरियड का रेशियो निकालना हो, या उनके टाइम पीरियड्स में किसका टाइम पीरियड कितना है, उसकी सेमी मेजर एक्सिस कितनी है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी है, उसको निकालना है, तो T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाई R2, इसको क्यूब कर देते हैं। इन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर सकते हो आप, इन दोनों का स्क्वायर, T1 बाई T2 स्क्वायर इक्वल टू R1 बाई R2 क्यूब। ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। तो ये आपके बेसिक टॉपिक्स थे आपके ग्रेविटेशन के। तो यहाँ पर आपका बेसिकली आपके ग्रेविटेशन कंप्लीट हो जाता है।